नमस्कार। मैं हूं प्रेमचंद्र सिंह और आप देख रहे हैं सहरसा नाव। इस देश में धर्म बदलने की आजादी है, लेकिन जाति बदलने की नहीं। यह सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि भारत की सामाजिक और संवैधानिक सच्चाई है। आज जब जाति तत्व समुदाय के आरक्षण अधिकारों पर सवाल उठ रहे हैं, तब आईपी गुप्ता खुलकर कह रहे हैं, आरक्षण पर किसी भी कीमत पर समझौता नहीं होगा। सवाल यह है कि क्या यह बयान सिर्फ राजनीति है या वाकई एक ऐसे समुदाय की आवाज है जो पहले से हाशिए पर है और अब उसके अधिकार भी खतरे में है। आज इसी पर चर्चा होगी और इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं अमर शंकर प्रभात जी और खुशबू राय जी आईपी से और डॉक्टर अभिषेक वर्धन जी बीजेपी से। मैं सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करूं उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड और टाइमलाइन की बात मैं करना चाहता हूं आप लोगों से कि ताती तत्व समुदाय लंबे समय से खुद को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा बताता रहा है। अलग अलग राज्यों में अगर हम बात करें इसकी, तो कभी इन्हें ओबीसी में रखा गया, कहीं अत्यंत पिछड़ा माना गया, तो कहीं इनके आरक्षण अधिकारों पर पुनर्विचार शुरू हुआ। अब हाल के समय की बात करें तो कुछ स्तरों पर आरक्षण में कटौती, पुनर्वर्गीकरण की चर्चाएं चली। कुछ जगह कास्ट क्लासिफिकेशन पर आपत्तियां उठी। इसी पृष्ठभूमि में आईपी गुप्ता ने सख्त बयान दिया कि धर्म बदलने की छूट है, लेकिन जाति बदलकर आरक्षण से वंचित करना ताती तत्व समुदाय के साथ अन्याय है। उनका साफ कहना है, जाति जन्म से जुड़ी सामाजिक सच्चाई है, उसे कागज पर मिटाया जा सकता है, जमीन पर नहीं, और इसलिए आरक्षण से पीछे हटना नामुमकिन है। हालांकि खुशबू जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आऊंगा। आईपी गुप्ता का ये बयान, ये पार्टी की जो नींव रखी गई, नींव ही इसी आधार पर रखा गया कि ताकि तत्व के जो समाज के जो लोग हैं उनके साथ न्याय हो और जो आरक्षण उनको मिलना चाहिए था, और जिस ऐसी कैटेगरी की हम बात कर रहे थे, बाद में बिहार गवर्नमेंट ने उसको किया भी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से इस पर रोक लग गई और पीछे हटना पड़ा और फिर से ये मामला वहीं से फिर शुरू हो रहा है। तो आईपी गुप्ता साहब को ये बयान जो अभी दे रहे हैं, लगातार इसकी कोशिश कर रहे हैं, इसका माली मतलब थोड़ा समझाइए दर्शकों को, फिर सवालों का सिलसिला आगे बढ़ेगा। देखिए, पहले तो हम सहरसा नाव की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे कि आपने इस अहम मुद्दे को अपने बीच रखना जरूरी समझा। जहां तक बात पान समाज की है, ताती तत्वा समाज की है, तो पिछले 78 वर्षों से आजादी से लेकर अब तक इन समाज को ठगा गया है। ये समाज जो है अपने आप में ठगा हुआ महसूस कर रहा है। ठगा हुआ महसूस करने का कारण ये है, प्रेम जी, मैं आपको सबसे पहली चीज बताना चाहूंगी, 1962 के संशोधन में पान ताती तत्मा समाज चौथा ऐसा जाति था जिसको SC/ST कैटेगरी में रखने की अनुमति दी गई थी, संशोधन जब किया गया था उस वक्त। लेकिन छल इसके साथ ये हुआ कि उस जाति को हटा के ताती तत्मा में को 2 भागों में बांट दिया गया और पान की जगह पनार कर दिया गया। और पान समाज के तमाम लोगों का यही कहना है कि जो ताती तत्मा समाज है वही पान समाज है, वो कोई अलग नहीं है, उनके वर्ग हैं। और सभी जातियों में वर्ग पाए जाते हैं, ये नॉर्मली सभी लोगों को पता होता है, कोई ऐसी जाति नहीं है जिसमें वर्ग और उपवर्ग नहीं पाए जाते हैं। तो जब पान ताती तत्मा समाज की बात आती है तो उसमें 2 वर्ग बनाया गया है, जिसमें कहा जाता है कि ताती तत्मा को रखा गया था और पान को नहीं रखा गया था। लेकिन पान समाज का कहना है कि जो ताती तत्मा है वही पान है, हम अलग नहीं है। हमें अलग सिर्फ और सिर्फ इसी उद्देश्य से किया गया है ताकि हमारे समाज को SC/ST के लाभ से या फिर SC/ST कैटेगरी से हटाकर हमें सभी संपूर्ण लाभ से वंचित किया जाए। जहां तक बात आज की है, जिस वक्तव्य में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आईपी गुप्ता और सहरसा के विधायक जी ने कहा है कि भाई अगर इस देश में धर्म बदलने की आजादी है तो जाति बदलने की आजादी क्यों नहीं है। लोग अगर चाहे तो हिंदू से मुस्लिम बन सकते हैं, हिंदू से सिख बन सकते हैं, मुस्लिम से हिंदू बन सकते हैं, वो अपने इच्छा अनुसार धर्म को बदल सकते हैं, लेकिन जाति नहीं बदल सकते। और ये सत्य भी है कि जाति नहीं बदली जाती है। जाति एक केसेज में बदली जाती है कि जब लड़कियों की शादी अगर किसी परिस्थिति में अन्य कास्ट में हो जाती है तो उनके आने वाली जो पीढ़ियां होती है उनको वो जाति मिल पाती है, ना कि उस लड़की को। आप देखते होंगे कि किसी भी कास्ट में शादी होने के बाद भी उस लड़की का कास्ट वही रहता है, क्योंकि नियम ये है कि पिता के जाति से
पुत्र या पुत्री को, बेटे या बेटियों को जाति मिलता है। तो जाति बदलने की कोई न प्रथा है, ना ही कोई संवैधानिक नियम है। तो अब क्या है ना कि जब पान, ताती, ततमा समाज को SC ST से निकालकर EBC में डाल दिया गया है, तो वो बहुत सारे लाभों से वंचित हो गया है। अब हमारे समाज में 2 ऐसे कैटेगरी हैं, SC ST और जनरल कैटेगरी, जिनको बहुत अधिक लाभ मिल पा रहा है। SC ST को मिल रहा है, SC ST कैटेगरी में होने की वजह से उन्हें संपूर्ण आरक्षण का लाभ मिल रहा है। अगर हम बात कर ले जनरल में, तो जनरल में जो गरीब हैं, तकरीबन 10% आरक्षण यानी कि EWS की व्यवस्था की गई है। मतलब इन दोनों लोगों के साथ तो ठीक है, अगर सबसे ज्यादा हाशिए पर कोई कैटेगरी है तो वो है EBC और OBC, जो बहुत सारे लाभों से वंचित है। तो इस क्रोध में, इस बात को लेकर उन्होंने ये कहा कि अगर धर्म बदलने की जिस तरह से आजादी है, अगर जाति बदलने की आजादी होती तो हम भी जनरल कैटेगरी में खुद को कर लेते। SC ST का लाभ ना सही, कम से कम हमें EWS का लाभ तो मिलता। क्योंकि पान समाज में अभी भी जब आप ग्राउंड लेवल पर जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे प्रेम सर, जो अभी भी गरीब हैं, जो अभी भी बहुत सारी सुविधाओं से वंचित है, हमारे समाज में हाशिए पर है, उन्हें वाकई लाभ मिलने की आवश्यकता है। फिर आऊंगा मैं आपके पास खुशबू जी। अभिषेक वर्धन है हमारे पास बीजेपी से। अभिषेक जी, जो बात हो रही थी कि धर्म बदलने की आजादी है, जाति बदलने की आजादी नहीं है, यहाँ पर एक टेक्निकल दिक्कत ये है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो यहाँ पर धर्म के आधार पर किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाता। तो धर्म बदलने से भी आपको कोई फायदा मिलेगा या नुकसान होगा, ऐसा कुछ है नहीं। जाति में क्या है कि अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं या किसी और OBC कैटेगरी में हैं, तो आप जाति, मान लीजिए कि फॉरवर्ड जाति में पैदा हुए आप, और आपको लगता है कि मुझे आरक्षण का लाभ चाहिए, तो मैं SC ST का कोई सर्टिफिकेट ले लूं और उस जाति को अपना लूं, तो ये अधिकार तो टेक्निकली नहीं दिया जा सकता है। लेकिन IP गुप्ता जो कह रहे हैं कि भाई अगर हमको वहां लाभ नहीं मिल रहा है SC ST वाले में, तो कम से कम वही ठीक है कि हम जनरल कैटेगरी में जाके EWS वाला फायदा ले लें। आपको उनके बयान से क्या लगता है और आप इसको किस तरीके से समझते हैं और किस तरीके से समझाना चाहते हैं? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सहरसा 9 के पूरी टीम को जो मुझे इस पैनल में शामिल किया। मेरा देखिए, ये तो एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की गई है माननीय विधायक जी के द्वारा। इसको ज्यादा इसके बारे में टिप्पणी करना, उनके बातों पर टिप्पणी करना मुझे उचित नहीं लग रहा है, क्योंकि ये एकदम से राजनीतिक बात तो है नहीं। देखिए, 3 मूल कारण है। अगर आप इस छूट को मतलब दे देते हैं तो 3 मुख्य कारण है जो दिक्कत आ सकती है। एक तो आरक्षण व्यवस्था बिखर जाएगी पूरी तरीके से। दूसरा है कि फर्जी तरीके से लाभ लेने की संभावना बढ़ सकती है। दूसरा है कि सामाजिक न्याय की मूल भावना कमजोर पड़ती है। इसीलिए ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जन्म जाति से तय होता है, भावना कमजोर, इसीलिए आप इसको चेंज नहीं कर सकते। और भारत में कम से कम अभी तो ये पॉसिबल नहीं है आने वाले समय में भी कि ये हो सकता है। तो मैं इस टिप्पणी को पूरी तरीके से राजनीतिक टिप्पणी ही मानता हूँ, उसके ज्यादा कुछ नहीं मानता हूँ। ठीक है अमर जी, क्या आपको भी लगता है कि IP गुप्ता का ये जो बयान है आरक्षण को लेकर, या जो बात वो कह रहे हैं और जिस तरीके से अभिषेक जी कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल बयान है, और आरक्षण जो ताकि कचरा को लेकर जो उनकी लड़ाई है, जो आंदोलन कर रहे हैं, वो पॉलिटिकल है, सिर्फ राजनीतिक है, भावनाओं से इसका कोई लेना देना नहीं? नमस्कार। सबसे पहले प्रेम शंकर जी आपको और सहरसा 9 की टीम को अमर शंकर प्रभात का धन्यवाद। आपने जो कहा और आज जो सहरसा के विधायक के द्वारा जो मुद्दा उठाया गया है, तो मुझे लगता है कि यहाँ बात जाति बदलने की नहीं है या जाति हम बदल ले धर्म के तरह। मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा होना चाहिए कि हम जहां जिस खाके में अपनी अपनी जाति को लेकर के हैं, मैं भी किसी खास जाति से और किसी वर्ग विशेष से आता हूं, तो हमें उसकी बात करनी चाहिए और उसके उत्थान की बात करनी चाहिए और उसके अनुपात में अधिकार की बात करनी चाहिए। अब अगर अभिषेक जी ने अभी कहा कि थोड़ा सा सामाजिक असंतुलन हो जाएगा, सही है, थोड़ा सा तो सामाजिक रूप से हम असंतुलित हो ही जाएंगे। अगर सपोज दैट मैंने किसी महिला से शादी की और उस महिला की मुझसे शादी होते ही मेरी जाति बदल जाए या फिर उसकी जाति बदल जाए, तो फिर आप अगली पीढ़ी के लिए कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो पीढ़ी किस प्रकार से, किस रूप में अपने आप को समाज में रिप्रेजेंट करेगी। जैसे कि हमारा समाज पुरुष सत्तात्मक समाज है, इसमें है क्या कि पिता की जो जाति होती है उसी आधार पे बच्चों की जाति तय होती है। विवाह हम किनसे करते हैं, नहीं करते हैं, ये बड़ा मुद्दा नहीं है।
तो हम नहीं मानते हैं कि पुरुष सत्तात्मक समाज है, लेकिन है और संवैधानिक रूप से है। तभी दलित पिता का बच्चा, जैसे कि रामविलास पासवान का बेटा ब्राह्मण महिला से उत्पन्न, ब्राह्मण पत्नी थी उनकी, उनसे उत्पन्न होने के बावजूद आज वो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। अगर यही इसको डिसबैलेंस थोड़ा सा कर दिया जाए तो आप बताइए चिराग पासवान जी की क्या जाति होगी। हाँ, लेकिन एक गंभीर विषय उन्होंने, और भावनात्मक रूप से मैं इसको मानता हूं कि भाई कमाल का देश है, कमाल की व्यवस्था है, हम इसको भावनात्मक रूप से और एक सामाजिक खांचे में हम देख सकते हैं ऊपर नीचे के रूप में, कि जहां धर्म सबसे बड़ा चीज है। पूरी दुनिया में आज जो लड़ाई हो रही है वो धर्म आधारित लड़ाई है, जाति तो बहुत छोटा सा हिस्सा है उसका। हाँ, तो धर्म आप बदल सकते हैं लेकिन जाति नहीं बदल सकते। इसको हम मर्म के रूप में देखेंगे और सामाजिक व्यवस्था के रूप में देखेंगे कि भाई ऐसा कुछ हो जिससे एक आदमी उपनाम भले बदले ना बदले, लेकिन उस उपनाम के कारण उसने जो तिरस्कार झेला है, उसने जो अपमान झेला है, उस अपमान से वो बाहर आ जाए। कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। अब जाति बदलने पे तो मैं यकीन नहीं करता, क्योंकि मैंने जिस श्रेणी में, जिस जाति वर्ग में जन्म लिया हूं, मैं बनिया में हूं, और बनिया में मैं हलवाई कानू से हूं, और मैं इसकी लड़ाई लड़ रहा हूं और मैं बहुत खुश हूं यहाँ पे। और मुझे लगता है कि अगर मेरी श्रेणी बदल दी जाए, यानी जातिगत श्रेणी, आरक्षण वाली श्रेणी नहीं, तो मैं थोड़ा सा अनकंफर्ट हो जाऊंगा। मुझे जन्म लेते ही अपनी जाति सबसे ज्यादा प्यारी हो गई, मुझे जन्म लेते ही अपना उपनाम सबसे ज्यादा प्यारा हो गया। लेकिन अब जो लड़ाई चल रही है, अमर जी बात जाति बदलने की नहीं हो रही है, बात ये हो रही है, जो आईपी गुप्ता के बयान को जो मैं समझा, वो कह रहे हैं कि अगर पैमाना ही यही है जाति, तो ठीक है, मैं जाति बदल लेता हूं, और जो सुविधाएं बाकी आपने एक तरीका अपनाया, उस तरीके में हम फिट हो जाते हैं, हमको भी आप फायदे दे दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि मास लेवल की बात होती है। आप जो बात कह रहे हैं कि अगर मैं पासवान हूं या किसी भी एक जाति का हूं और बहुत आर्थिक रूप से संपन्न हूं, मेरे पास कोई कमी नहीं है, मेरा बाप आईएएस रहा, मेरा बाप बहुत बड़ा मंत्री रहा, पॉलिटिशियन रहा, उसके पास बहुत पैसा है, तो उसके बच्चे को यह फायदा क्यों दिया जाए, क्योंकि उसके पास तो पैसा है, सब कुछ ठीक है। लेकिन मास लेवल में ऐसा नहीं है। ये जो तर्क देते हैं, मैं सहमत नहीं हूं। यहाँ करोड़ों की बात हो रही है। सर सुन लिया जाए, मैं यहाँ आपको रोकूंगा। आपने कहा कि अब कोई आईएएस आईपीएस, जैसे टीना डाबी के पिता और माँ दोनों भी बड़ी सरकारी ए ग्रेड जॉब में थे। टीना डाबी की बहन, छोटी बहन, वो भी आईपीएस कंप्लीट की। लेकिन अब एक टीना डाबी को लेकर के आप पूरे दलित समाज की रूपरेखा को समाज के सामने, देश के सामने, व्यवस्था के सामने रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। टीना डाबी हो या चिराग पासवान हो, ये एक्सेप्शन है साहब, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा अर्थव्यवस्था, आर्थिक ताने बाने की बात कही आपने, तो मैं आपको सर बताऊं, आरक्षण आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो जाने का नाम नहीं है सर। आरक्षण सामाजिक ढांचे में आप दूसरे वर्गों के साथ बराबर खड़ा हो सके, इसलिए बाबा साहब ने यह आरक्षण दिया था। सामाजिक आर्थिक रूप से आप मजबूत हो गए और सामाजिक ताना बाना आपका वैसा ही रह गया, तो फिर तो कोई मतलब नहीं। जी, मैं आरक्षण का डिफिनेशन समझता हूँ, जानता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं आपकी बात को ही कह रहा था कि किसी एक केस को लेकर हम बात नहीं कर सकते कि वो आर्थिक रूप से मजबूत है और वो शेड्यूल कास्ट है या शेड्यूल ट्राइब से है, तो उसको आरक्षण देने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि मास लेवल की बात होती है तो वहां पर आरक्षण की बात होनी चाहिए। मैं आप ही की बात कह रहा हूँ, आप मेरे बात को समझे नहीं। जो मैं कहना चाह रहा था कि वहां पे मास लेवल की बात होगी, कोई 2, 4, 5 लोग अगर आर्थिक रूप से मजबूत हो जाते हैं या सोसाइटी में वो आगे निकल जाते हैं, तो उससे पैमाना नहीं बनाना चाहिए। आरक्षण जरूरी है, जो पिछड़े हैं, जो अति पिछड़े हैं, और जो अभी तक व्यवस्था बनाई गई है वो व्यवस्था बिल्कुल सही है और आगे भी ये होना चाहिए। मैं खुशबू जी के पास आता हूँ। खुशबू जी, ये भी आरोप लगता है कि क्या जाति तत्व समुदाय आरक्षण का दुरुपयोग कर रहा है, यानी कि जब मिल रहा था या दुरुपयोग नहीं, मैं आ रहा हूँ, अगर नहीं तो उस पर शक क्यों, नंबर 1। दूसरा, जो अभिषेक कह रहे थे कि ये बयान जो है उसको ये पॉलिटिकल स्टंट कह रहे हैं, यानी कि राजनीतिक रूप से दिया गया एक बयान है आईपी गुप्ता। प्रेम जी, मैं सबसे पहले तो आपको क्लियर कर देना चाहूंगी कि बिल्कुल भी कहीं से भी ये पॉलिटिकल स्टंट नहीं है। अगर पॉलिटिकल स्टंट होता तो मैं अभिषेक जी को बताना चाहूंगी कि अभी भी आईपी गुप्ता जी को लगातार बीजेपी और जेडीयू की तरफ से मंत्री बनने के ऑफर आ रहे हैं। अगर वो राजनीतिक दृष्टिकोण से पार्टी बनाए होते, अगर प्रेम जी, मैं पूरी बात अभी बात हमारी कंप्लीट नहीं हुई है। अगर राजनीतिक स्टंट होती तो वो उस मुद्दे को भूल चुके होते और अपने फायदे को देखते हुए
कहीं भी सेटल जोन में जा सकते थे, लेकिन अभी तक खुशबू उन्होंने जी, समझौता सिर्फ और सिर्फ इसी आप मुद्दे पर कंटिन्यू नहीं कीजिएगा। किया है कि जब तक हमारे समाज को आरक्षण नहीं मिलता है तब तक मैं आज के डिबेट में भी उन्होंने खुलकर कहा है कि आरक्षण मेरा सबसे पहला प्रायोरिटी है, मैं तभी कोई समझौता करूंगा जब हमारे समाज को आरक्षण मिलेगा। आज तक उन्होंने कभी किसी डिबेट में आरक्षण से समझौता करने की बात नहीं कही है। जहां तक बात खुशबू जी, जाति बदलने की है, ये एक तरह 10 का सेकंड से बोलने दीजिए। 10 सेकंड। आप बड़ी बात कह रही हैं कि आईपी गुप्ता को मंत्री बनने का ऑफर दिया जा रहा है। यह बहुत बड़ी बात है, ब्रेकिंग न्यूज है, बिहार के लिए बड़ी खबर है, देश के लिए बड़ी खबर है कि आईपी गुप्ता को मंत्री बनने का ऑफर एनडीए की तरफ से दिया जा रहा है, नीतीश सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। पूरी तरह से इस बात ये का खंडन है। पहली बार नहीं है। मैं आपको बता दूं कि चुनाव के बाद लगातार आईपी गुप्ता जी की घंटियां बज ही रही है। एनडीए की ओर से लगातार कॉल आ रहा है, ऑफर दिए जा रहे हैं, लेकिन मैं क्लियर कर दूं कि आईपी गुप्ता जी ने सिर्फ और सिर्फ इस शर्त पर समझौता नहीं किया है। चुनाव से पहले भी ऑफर दिए जा रहे थे, चुनाव से पहले भी ऑफर दिए जा रहे थे, लेकिन उनका एक ही डिमांड था कि हमें हमारे समाज का आरक्षण वापस चाहिए, हमें हमारे समाज का आरक्षण वापस चाहिए, हम उसी पर ही समझौता करेंगे। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जिस दिन हमारे समाज को आरक्षण दे दिया जाएगा और हमें कह दिया जाए कि विधायक पद छोड़ दो, मैं विधायक पद से भी इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, मैं झोला उठाऊंगा और सीधे चला जाऊंगा, जो बयान काफी वायरल भी हुआ था। तो कहीं से कोई पॉलिटिकल बयान नहीं है। मैं आपको बता दूं प्रेम जी, अभी जो है जब से आरक्षण हटाया गया है ताती ततमा समाज में, तकरीबन डेढ़ मतलब हमारे उम्मीद से तकरीबन 15 या 20 हजार ऐसे स्टूडेंट हैं जो अब तक अपनी फाइलें लेकर हमारे ऑफिस पर आ चुके हैं, जिसमें कई बच्चे ऐसे हैं जिनका जो क्वालिफाई कर चुके थे एग्जाम में, उनका लिया नहीं जा रहा है, जॉब नहीं उनको मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने स्टूडेंट मतलब बहुत सारी पढ़ाई कर रखी थी, उनका एडमिशन होने वाला था, उनका एडमिशन रोक दिया गया है। बेल्ट्रॉन में तकरीबन 300 ऐसे बच्चे हैं जिन क्वालिफाई कर चुके थे, अब उनको जॉब नहीं दी जा रही है। तो ऐसे हजारों समस्या से ताती ततवा समाज के बच्चे जूझ रहे हैं। जिस चीज को देखते हुए ये बयान जो है उन्होंने भावनात्मक रूप से दिया है। नो डाउट ये भावनात्मक बयान है और कहीं से कोई राजनीति करने की बयान नहीं है, और वो अपने बयान पे अडिग है। जब तक आरक्षण ताती ततवा समाज को नहीं मिलता है वो समझौता नहीं करेंगे इस चीज में। हाँ, मेरी बारी है। राजनीति तो आपकी कर बैठी है। अभी एक नया आवाज जोड़ दिया आप लोगों ने, उनको मंत्री बनने का ऑफर है। खुशबू जी, मेरी बात सुनिए। ये पता, अभिषेक जी आपको शायद जानकारी का अभाव है। हमें लगता है आपको अपने शीर्ष नेतृत्व से इस बारे में बात करने की आवश्यकता है। आप बात करें, शायद आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। हमें लगता है शायद शीर्ष नेतृत्व से आपका कनेक्शन नहीं बन पा रहा होगा, लेकिन खुशबू रॉय इंडियन इंक्लूसिव पार्टी की वो करी है जिसे शीर्ष नेतृत्व की चीजें पता होती है। मैं जब भी कोई बयान देती हूँ, प्रेम जी आज तक हमने जो भी बयानबाजी की है, एक बयान आप हमें बता दें जिसमें मैं गलत साबित हुई हूँ। सहरसा नाउ जो लोग देख रहे हैं, इस वक्त मैं बड़ी खबर उनको बता रहा हूँ। बड़ी खबर ये है, या बड़ा खुलासा ये कह लीजिए, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी की मुख्य प्रवक्ता जो है खुशबू रॉय, वो कह रही है कि उनके जो सर्वा और जो उनके विधायक हैं आईपी गुप्ता, उनको एनडीए की ओर से, यानी कि जो बिहार सरकार में अभी नीतीश जी जो मुख्यमंत्री हैं, यानी कि सरकार की ओर से मंत्री बनने का ऑफर दिया जा रहा है, जिसको आईपी गुप्ता लगातार ठुकरा रहे हैं। इसलिए ठुकरा रहे हैं क्योंकि उनको ताकि तत्वा समाज के लिए काम करना है। लेकिन ये आप अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि मंत्री बनने का ऑफर दिया जा रहा है। पहले ये बात होती थी, कहीं में आपस में लोग चर्चा करते थे, कई इंटरव्यूज में उन्होंने इशारा किया था, लेकिन खुले तौर पर कहना कि उनको ऑफर दिया जा रहा है, फोन आ रहा है। अभिषेक जी बीजेपी से मेरे साथ है। बीजेपी से अगर आप हैं अभिषेक जी और आपको नहीं पता तो ये तो बड़ा हास्यास्पद है। बीजेपी से कोई ऑफर नहीं है, बीजेपी से कोई ऑफर नहीं है। मैं अपनी पार्टी के बारे में बात कर सकता हूँ। बीजेपी से कोई ऑफर नहीं है। सरकार से अगर कोई ऑफर है इनको शामिल नहीं करना चाहिए। बीजेपी थोड़ी बात कर सकते हैं, हम एनडीए की बात कर रहे हैं। एनडीए से कोई ऑफर नहीं है, कोई ऑफर नहीं है। वैकेंसी कहाँ है, आप बताइए वैकेंसी कहाँ है? प्रेम शंकर जी, यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगा। ये आईपी गुप्ता साहब जो कह रहे हैं कि मुझे आरक्षण दे दिया जाए या फिर मंत्री पद का प्रलोभन दिया जा रहा है, मुझे कई बार लगता है कि ये मुकेश सहनी के अगले वर्जन है, नेक्स्ट वर्जन है ये। सही यही बात पकड़ा। है, मुकेश सहनी भी कहते थे। खैर, ना मुकेश सहनी से मुझे लेना देना है, ना आईपी गुप्ता से लेना देना है। मुझे लेना देना है अपनी कम्युनिटी से।
और हम लोग जो है सो बिहार में ईबीसी श्रेणी से आते हैं और सबसे बड़ी आबादी है इसकी, 25% की आबादी है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मुकेश सहनी साहब भी उसी में है, ईबीसी। और ये हमारे आईपी गुप्ता के पान तांती ततवा समाज वाले जो पहले एससी में थे, उन्हें ला करके ईबीसी में डाल दिया गया है। तो भाई पहले से हम लोग यहाँ पे थे, एक बड़ी आबादी, आरक्षण छोटा, और एक लोग को और उठा के डाल दिया गया। तो मैं अमरशंकर प्रभात अपने स्वाधीनता पार्टी की ओर से कहता हूं कि भाई आईपी गुप्ता जी को एससी वर्ग में डाल दीजिए, इन्हें मंत्री बना दीजिए। दो बातें होंगी, एक तो इनका इच्छा पूरा हो जाएगा, दूसरा हमारे ईबीसी वर्ग में जो है सो थोड़ा सा भीड़ कम हो जाएगा। जो 2% 3% इनकी आबादी है, वो अगर उधर शिफ्ट होते हैं तो देखिए हमारी आबादी 25% है, आरक्षण 27% है। सॉरी, हम 25% हैं और आरक्षण 25% है, और बिहार सरकार में हमारी आबादी 36% है, यानी हम -11% हैं। हमें भाई अगर हम ऐसे देखें इसको तो समझे कि क्या चाहते, आप चाहते क्या है? मैं बता रहा हूं कि हम 36 लोग हैं, हम 36 लोग हैं, हमें 25, सर सुना जाए, हम 36 लोग हैं और हमें 25 रोटियां दी गई है। अब 25 रोटी 36 लोगों के हिस्से कैसे आएगी? अगर आईपी गुप्ता 2% है, 2.5% है, अगर उन्हें निकाल दिया जाता है तो राहत मिलेगा। मुकेश सहनी जी जितने हैं, सुन लिया जाए मेरी बात को, उनको निकाल दिया जाए तो खुद तो राहत मिलेगा। और ये सर मेरी बात सुन जाए जी, कह रहे आप जिस वर्ग से आते हैं वो देश का सबसे आर्थिक रूप से मजबूत वर्ग, मुझे लगता है ऐसा है। ना ये नहीं, ये देखिए परचून की दुकान है हमारी, परचून की दुकान, ये कहने भर को आर्थिक रूप से मजबूत वर्ग है। बनिया बस अब परचून की दुकान तक ही रह गया है, इससे ज्यादा नहीं है। आप ये किसी व्यक्ति ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कही जा रही है प्रेम जी। असल में इनका कहना ये है कि अगर आबादी ओबीसी और ईबीसी वर्ग की बढ़ाई जा रही है तो उनके आरक्षण बढ़ाए जाने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसी के साथ जास्ती हो रही है, किसी के साथ सबसे अधिक गलत हो रहा है तो ईबीसी और ओबीसी वर्ग के साथ हो रहा है। क्योंकि जब ईबीसी और ओबीसी वर्ग में जनसंख्या बढ़ रही है, तो जब जनसंख्या बढ़ रही है तो आरक्षण अगर नहीं बढ़ेगा तो उसके जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो जॉब करने वाले हैं, उन सबको इसका नुकसान का जो है नुकसान सहना पड़ेगा। SC ST वर्ग का आरक्षण वही है, EWS वर्ग का वही है, और सबसे ज्यादा अगर हाशिए पर कोई वर्ग जा रहा है इसमें तो वो EBC और OBC जा रहा है। अभिषेक जी मेरी बात नहीं हो पाई थी, अमर जी आऊंगा मैं आपके पास। एसटी वर्ग में जो आरक्षण है ना, एसटी वर्ग में बिहार सरकार का आरक्षण 1% ज्यादा है, 1% ज्यादा। अमर जी आ रहा हूं मैं। अभिषेक जी आप कह रहे थे कि अभी आने वाले समय में ये मुमकिन नहीं है कि आरक्षण ताकि तत्व समाज को दिया जाए या जिस कैटेगरी की बात करें उसमें जाए। क्या आपके पास कोई जानकारी है, क्या सरकार के पास ऐसा कोई डेटा है कि ताकि तत्व अब पिछड़ा नहीं रहा? अगर डेटा नहीं है तो फैसला किस आधार पर है? आप किस आधार पर कह रहे हैं कि अभी आरक्षण वाली जो बात है वो मुमकिन नहीं? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि आरक्षण वाली बात मुमकिन नहीं है। उन्होंने अपने तरफ से, उनकी पार्टी ने, उनके समाज ने जो आरक्षण की आवाज उठाई है, कहीं ना कहीं भी उनका समर्थन करता हूं। सभी लोग उठाना चाहिए, मांगने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आप मांगते मांगते राजनीतिकरण करने लगेंगे, अपने ही समाज को धोखा देने लगेंगे राजनीति करके, ये तो सही नहीं, ये एकदम गलत है जो वो करते हैं बीच बीच में। 100% बीच बीच में वो आकर के फेसबुक लाइव के माध्यम से राजनीति कर जाते हैं। वो इस मुद्दे को, अगर कोई मुद्दा उनके पास है और ये जायज मुद्दा है, मैं भी मानता हूं कि उनको इस मुद्दे का जो उठाते हैं वो सही उठा रहे हैं, तो उनको इसकी आवाज विधानसभा में उठानी चाहिए, इसकी आवाज और भी दूसरे प्लेटफॉर्म उठानी चाहिए। ये फेसबुक लाइव पर आकर के एक सगुफा छोड़ देना, अब इनकी प्रवक्ता सगुफा छोड़ दिया अभी कि एनडीए से उनको ऑफर है। एनडीए के किस प्रवक्ता ने बताया आज तक कि इनको ऑफर दिया गया है? ये एनडीए के किस नेताओं से मिलते हुए इनकी फोटो वायरल भी है? कहाँ गए? फोन बज रहा है, फोन मेरा ही बज रहा है कि आप भी विधायक बन जाइए। ठीक है, मैं ये बोल देता हूँ, क्या दिक्कत है बोले में? हालांकि मैंने पहले भी कहा, बहुत दिनों से हो रही है कि आईपी गुप्ता को एनडीए में लाने की कोशिश हो रही है। चुनाव के पहले कहां से कोशिश हो रही है, के बाद भी ये कोशिश हो रही है। प्रेम शंकर जी, यहाँ मैंने पहले भी कहा कि हमें लगता है अभिषेक जी का कम्युनिकेशन का कमी है अपने शीर्ष नेतृत्व में। बेहतर होगा कि हमारी बातों पर सवाल उठाने से बेहतर होगा कि अभिषेक जी अपने शीर्ष नेतृत्व से इस बारे में बात करें तो शायद उनके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। रह गई बात, वो खैर वो बात छोड़िए, मैं मुद्दे पर आती हूँ। आपने एक और बात कही थी प्रेम जी,
कि आपने कही थी कि पान ताती ततवा समाज से कहीं गलत SC/ST का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा था। मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ, आप पूरे बिहार का डेटा मंगवा लीजिए, अगर पान ताती ततवा समाज के द्वारा, मैं बहुत मतलब रेयर केस में ही ऐसा कोई गांव मिलेगा, कोई जगह मिलेगा जहां पर किसी भी उच्च वर्ग के या मध्यम वर्ग के ऊपर SC/ST केस किया जाता है। आप ये उठा लीजिए, ये मैं बजावते दावे के साथ कह रही हूँ। उसके अलावा जो अन्य जातियां SC/ST में है, चाहे वो रविदास समाज हो, चाहे वो पासवान समाज हो, उसके मिल जाएंगे आपको केसेज। लेकिन मुझे लगता है कि SC/ST में जब तक पान ताती ततवा समाज रहे हैं, तब तक उन्होंने इस तरह का मिसयूज कहीं भी नहीं किया, क्योंकि आपको इसके प्रमाण नहीं मिलेंगे। बहुत कम रेयर केस में जो कि उनके साथ हुआ। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगी प्रेम जी, असल हकीकत ये है कि पान ताती ततवा समाज के जो लोग हैं वो जागरूक हो रहे थे, वो पढ़ लिख रहे थे और अच्छी जगहों पर जा रहे थे, अपनी जगह बना रहे थे। तो इस बात से कुछ लोगों के पेट में दर्द हो गया कि ये समाज आगे बढ़ रहा है, कैसे इसको पीछे खींचा जाए। हमें तो यही लगता है। ये अभिषेक जी कह रहे थे कि मांगना जायज है, मांगा नहीं जा रहा है, इनको देकर छीना गया है, जो 110% गलत है। किसी को कुछ देकर अगर आप छीनते हैं, वो कहीं से भी सही नहीं है। और नीतीश कुमार जी ये हवाला दे रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में, मैं क्लियर कर दूं प्रेम जी, नीतीश कुमार जी ये हवाला दे रहे थे कि मैं सुप्रीम कोर्ट गया हूं, मैंने इसके अगेंस्ट जो है कार्रवाई की है, मैं पेपर लेके गया हूं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप जिस प्रक्रिया से आए हैं वो प्रक्रिया गलत है, आप संसदीय प्रक्रिया से आइए। और नीतीश कुमार जी बिहार से लेकर केंद्र तक सरकार में है। अगर वो चाहते, अगर नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार वाकई चाहती कि पान ताती ततवा समाज का आरक्षण बरकरार रहे, तो ये वो कर सकते थे। वो सिर्फ ठगने का काम किया नीतीश कुमार जी ने 2016 में, इस्तेमाल किया पान ताती ततवा समाज का, और जब उन्होंने इस्तेमाल कर लिया फिर उनके आरक्षण छीन लिए गए। अमर जी, मैं आरपी गुप्ता की बात छोड़ देता हूँ, आरपी गुप्ता की बात नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ ताती तत्व समाज की बात करता हूँ, जिसकी आबादी करोड़ के आसपास बताई जाती है। क्या ताती तत्व समुदाय को बार-बार अपनी 2% आबादी है सर, 2% आबादी है, कोई करोड़ में आबादी नहीं है। 2% कहने को मैं भी कह दूं, मैं हलवाई कानू 2 करोड़ हूं, इससे क्या जाता है? कहने को अभिषेक जी भी कह सकते हैं हम 5 करोड़ हैं। कागज पे जाइए ना, सरकार ने जनगणना करवाया है, सभी जाति का नाम उसमें दर्ज है बिहार में, आप देख लीजिए। ये फालतू की बातें हैं, प्रोपगेंडा है, ये गुबार पैदा करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, दरभंगा, मधुबनी, खगड़िया, मुंगेर, बेगूसराय के अलावा कहां है इनकी आबादी, जरा बताया जाए मुझे। चलिए दक्षिण बिहार, कहां है इनकी आबादी? पटना में पूछिए कहां है इनकी आबादी, चंपारण में पूछिए कहां है इनकी आबादी। मैं पूरे बिहार को देखता हूं, आज से नहीं, जानकारी का अभाव है। पटना सिटी में चले जाइए, पटना सिटी में चले जाइए, तकरीबन 30 से 35 हजार आबादी है। अमर जी, हमारे पास पूरी डाटा है। अगर अगली बार मैं इस विषय पे बैठूं तो मैं डाटा के साथ बैठूंगी। पटना के पटना सिटी एरिया में चले जाइए, चले जाइए, वहाँ तकरीबन उनकी आबादी 30 से 35 हजार है। अरे मैडम, अगर आप 1 करोड़ हैं, अगर आप 1 करोड़ है, मैं ये दावा नहीं कर रही हूँ कि मैं 1 करोड़ हूँ। 1 मिनट अभिषेक जी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 1 करोड़ है, मैंने ये नहीं कहा कि 1 करोड़ है, लेकिन 24 लाख सरकारी आंकड़े बताए गए हैं, 24 लाख सरकारी आंकड़े बताए गए हैं, लेकिन उनकी आबादी तकरीबन 60 से 80 हजार, तकरीबन, मैं ये एग्जैक्ट नहीं कह रही हूँ कि 1 करोड़ है, तकरीबन 60 से 80 लाख उनकी आबादी है पूरे बिहार में। मैं एग्जैक्ट नहीं कह रही हूँ, तकरीबन 60 से 80 लाख उनकी आबादी है पूरे बिहार में। देख लिया जाए। और 7 से 8 जिला में वो किस बिहार पे कह रहे हैं, वो तो उसके बारे में बता भी रहे हैं ना कि मैक्सिमम जो है, प्रेम जी मैं आपको बता दूं, मैक्सिमम पान ताती ततवा समाज के जो लोग हैं वो दास टाइटल लगाते हैं, और दास टाइटल में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये रविदास है या पान समाज है। कहाँ चला गया 60,000 ताती तत्वा वोट? कहाँ चला गया 60,000 ताती तत्वा वोट? 2100 से जीतते हैं आप। मैं बता दूं, कोसी कमिश्नरी में भी केवल सहरसा सदर, कितना वोट आया है ये भी देखेंगे ना आप, ये भी देखेंगे ना इस बार कितना वोट आया, और पिछले बार जो जीते थे, जो इस बार हारे हैं, वो कितना वोट आया था। हमारे साथ प्रेम शंकर जी लाइन पे हैं, यही आपका दावा फेल हो रहा है। प्रेम शंकर जी आप सहरसा में आज से नहीं है, पिछले कई वर्षों से हैं, आपने देखे होंगे ना। आपको बहुत बड़ा साबित करता है मैडम, वास्तविकता पे आइए, धरातल पे आइए, जो सरकार के यही प्रोपेगेंडा फैला करके चुनाव जीते। धरातल पर से ही आए। 1 मिनट, अमर शंकर जी, बिना धरातल पर आए गांधी मैदान नहीं भर गया। अमर शंकर जी, मैं आपको बता दूं कि पहली बार हुई, 1 मिनट अमर शंकर जी हमारी बात सुन लीजिए। बिहार में तीसरा सबसे बड़ा आंदोलन जो सिर्फ एक जाति का,
जेपी आंदोलन के बाद, बिहार में जेपी आंदोलन के बाद किसी एक जाति ने अकेले, वो भी छोटी जाति ने अकेले गांधी मैदान भरा है, वो जाति तत्वा समाज ने भरा है, वो भूल गए हैं। इसका आंकड़ा नेशनल ब्यूरो रिपोर्ट में दर्ज हुआ है, तकरीबन 5 लाख आबादी जो है गांधी मैदान में पहुंची थी। पूरा बिहार ने देखा। आपके कहने से सत्य बदल नहीं जाएगा अमर शंकर जी, आपके कहने से सत्य नहीं बदल जाएगा। गांधी मैदान खाली नहीं होगा। अगर इतनी आबादी नहीं है तो 5 लाख आबादी गांधी मैदान कभी मंत्री कभी कुछ 5 लाख आबादी गांधी मैदान नहीं पहुंच जाती। आप पहुंचा के दिखाइए 5 लाख आबादी में, आप पहुंचा के दिखाइए 5 लाख आबादी। सहरसा का बॉर्डर है, वहाँ का भी सीट मिला इनको, वहाँ पे 8,000 वोट नहीं पाया। कहाँ समाज की 5 लाख आबादी पहुंचा के दिखाइए गांधी मैदान में। मेरे पास वक्त नहीं था। ऐसे ही 5 लाख की भीड़ गांधी मैदान नहीं भर जाती है, ऐसे ही नहीं भर जाती है, ऐसे ही नहीं भर जाता है गांधी मैदान। बनिया अभी परचून की दुकान चला रहा है, लेकिन इंतजार कीजिए, बनिया भी रैली करेगा, और जब बनिया रैली करेगा तो हम इंतजार करेंगे, हमें इंतजार रहेगा, हमें बिल्कुल इंतजार रहेगा। जेपी आंदोलन के बाद 2 बड़े आंदोलन हुए थे। एक लाठी पिलावन जिसमें लालू प्रसाद यादव ने गांधी मैदान को भरा था, उसके बाद कुर्मी चेतना रैली जिसमें नीतीश कुमार ने भरा था, उसके बाद तीसरा जो है वो पान जाति धर्म समाज का आंदोलन था गांधी मैदान, जिसमें गांधी मैदान भरा था। आप जिस महागठबंधन के साथी हैं, पहले अपने साथियों को बोलिए आपके साथ विधानसभा में खड़े होकर के इस मांग को उठाने के लिए। मंत्री और संसदीय बाद में बोलिए। बिल्कुल उठाएंगे। शीतकालीन सत्र आने वाला है, थोड़ा सबर करिए ना अभिषेक जी, सबर करिए अभिषेक जी, थोड़ा सबर करिए। शीतकालीन सत्र आने वाला है, 5 दिन के सत्र में बहुत कुछ नहीं हो जाता है। 5 दिन के सत्र में 1 दिन शपथ, 2 दिन कोई दिक्कत नहीं है। कौन से मुद्दे उठाएंगे? सबर करिए, शीतकालीन सत्र आने वाला है, सबर करिए अभिषेक जी, शीतकालीन सत्र आने वाला है, क्यों परेशान हो रहे हैं? उठाएंगे। इससे पहले आप ही के एक साथी प्रेम जी, मैं एक छोटा उदाहरण देना चाहूंगी। अभिषेक जी के ही एक साथी थे, पिछली बार ये कह रहे थे कि सहरसा ठगा हुआ महसूस कर रहा है, विधायक बनते हुए। अभी देख लीजिए पूरे बिहार में सहरसा क्या कर रहा है, गेटवे बिहार बन गया गेटवे बिहार। 2 दिन में 2 महीने में आप बताएंगे 2 महीने में। अरे रुक जाइए, सबर करिए अभिषेक जी, सबर करिए, आगे भी बात होगी, सबर करिए। इतना जल्दी जो 10 साल में कुछ नहीं कर पाया उसको संभालने में थोड़ा तो समय दीजिएगा। 10 साल में कुछ नहीं कर पाई, 10 साल में बर्बाद की हुई चीजों को संभालने में समय लगता है सर, परेशान मत होइए, होगा, कोई दिक्कत नहीं, एकदम तैयार है इसके लिए, बिल्कुल होगा। भैया मुझे बहुत शिकायत है खुशबू जी, ऐसे नहीं होता है। चर्चा जब आप करें, आप एंकर की बात नहीं सुनेंगे तो मैं तो बेवकूफ में बैठा हुआ। प्रेम जी माफी चाहूंगी मैं उसके लिए। देखिए मैं जब ये लोग बोलते हैं मैं सुनती हूँ, जब मैं बोलना शुरू करती हूँ ये लोग बीच में बोलने लगते हैं। खुशबू जी मैं समझ गया, थोड़ी देर कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, चर्चा बहस ऐसे ही होता है। लेकिन आप जब 30 सेकंड 40 सेकंड हो जाए तो एंकर को बोलने का भी मौका दीजिए कि आप लोग को रोक सके। यहाँ बदतमीजी तो हम करते नहीं। हमारी चर्चा सहरसा 9 पर जो होती है, इसका एग्जाम्पल दिया जा रहा है लोगों के बीच में कि वहां पर सबों को बात कहने का मौका दिया जाता है और 1 by 1 कहते हैं। बहस और चर्चा का कतई महत्व नहीं है, या इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम आपस में एक दूसरे पर इतना हावी हो जाए कि बात समझ में आए ही नहीं। मैं कंक्लूजन दे दूं जो चर्चा हमने की कि सच जो है वो सीधा है। धर्म बदला जा सकता है लेकिन जाति की सामाजिक सच्चाई नहीं बदलती। जाति तत्व समुदाय का संघर्ष किसी राजनीतिक लाभ का नहीं बल्कि अस्तित्व और अधिकार का है। आरपी गुप्ता का यह कहना है कि आरक्षण पर किसी भी कीमत पर समझौता नहीं होगा। हो सकता है कुछ लोग इसको राजनीति कहें, उनके मन में क्या है आरपी गुप्ता का मैं नहीं जानता, लेकिन मैं उस आबादी की बात कर रहा हूं जो वंचित है, जो वाकई में बहुत पिछड़ा है, उसको आगे आने की जरूरत है। अब इसके पीछे कौन राजनीति कर रहा है, कौन पार्टी राजनीति कर रही है, मैं उसको नहीं जाना चाहता। मैं जाति तत्व से जुड़े लोगों की बात कर रहा हूँ, समाज की बात कर रहा हूँ जो वाकई उसको समाज के मुख्य धारा में लाने की जरूरत है। दरअसल एक चेतावनी है, अगर आज जाति तत्व से अधिकार छीने गए तो कल हर पिछड़े वर्ग की बारी आ सकती है। आरक्षण कोई खराब नहीं है, ये उस अन्याय की भरपाई है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है, और सिर्फ जाति तत्व नहीं, कोई भी पिछड़ी जाति। और जब तक वो अन्याय खत्म नहीं होता तब तक समझौता नहीं। यही जाति तत्व के भी आवाज है और आरपी गुप्ता की भी। और मुझे लगता है कि जाति तत्व छोड़ दिया, आरपी गुप्ता को भी छोड़ देते हैं। जो भी पिछड़े, अति पिछड़े, शेड्यूल ट्राइब जितने भी हैं
उनको मुख्य धारा में लाने की जरूरत है। और जो लोग आगे हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि पीछे वाले को भी हाथ पकड़कर आगे लेकर चले। उस लड़ाई में अगर कोई राजनीति करता है तो उसका फैसला जनता करेगी, वहां के लोग।